विथ सी प्रोग्रामिंग और एकदम बेसिक से लेके हम लोग उसमें प्रॉपर कोडिंग कैसे कर सकते हैं ये हम लोग सीखने वाला है। तो फर्स्ट आई शेयर विद द एक्चुअल थियोरी पार्ट। बेसिक थोड़ा थियोरी करने के बाद में विल मूव टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो जिससे हमें पता चले कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ने का मेन रीजन क्या है, व्हाई वी टॉक अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स और व्हाट आर द मेन पॉइंट्स जिसके लिए हमें सी पढ़ने की ज़रूरत है। और हम लोग जो रियल लाइफ में कुछ चीज़ें यूज करते हैं वहां पे सी कहाँ कहाँ पे काम में आता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक, तो सी के अंदर यहाँ पे एज यू कैन सी, मैं बेसिकली इसमें मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना तो प्रॉपर होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इट्स एफिशिएंट, पोर्टेबल, पावरफुल एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोग्राम ओरिएंटेड है। तो मैं जैसे कोड लिखूंगा उसके हिसाब से मैं चीजों पे वर्कआउट कर सकता हूँ। इसके लिए सी प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे हम जब अगर ये स्पेसिफिक लैंग्वेज फीचर्स की बात करता है ना, तो ये टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स में मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो याद रखना। तो सबसे पहले तो ये पोर्टेबल है, मतलब मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोड करके कोई भी दूसरे डिवाइस पे मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे पास, डिवाइस इंडिपेंडेंस है मेरे पास, मैं चाहिए वैसे इसमें बेसिकली मैं इसको दूसरे कोड के साथ में, दूसरे टेक्नोलॉजी के साथ में भी बहुत इजीली इंटीग्रेट कर सकता हूँ। दूसरा, टॉप डाउन प्लानिंग फॉलो होता है, मतलब जो सीक्वेंस में मैं कोड लिखता हूँ वो सीक्वेंस में वो चीजें वर्कआउट करता है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज है। बाद में इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग वो तो सिंपल है। आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग, तो इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है? इंपेरेटिव का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्जेंट या इम्पोर्टेंट या जो काम की चीजें है ना, तो ये इंपेरेटिव लैंग्वेज है, मतलब बहुत ज्यादा हमारा काम का लैंग्वेज है। तो आई कैन से कि बहुत सारी चीजों में जब अगर हम लोग कुछ कोड करते हैं तो वहां पे हमें बेसिक कुछ स्ट्रक्चर जो है ना वो सी में लिखना है, या फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे देखोगे तो वो सी में लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज सी लैंग्वेज में बना हुआ है। हम लोग जो विजुअल स्टूडियो यूज करते हैं कोडिंग के लिए, उसमें बहुत सारा आपका पार्ट जो है वो सी लैंग्वेज में बना हुआ है। अब सी लैंग्वेज में हमें लगता है कि हम लोग टर्बो सी में जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं वो उतना ही है, नहीं वैसा नहीं है। जब हम लोग एडवांस सी लैंग्वेज अगर समझते हैं, आज के हिसाब से जो सी लैंग्वेज समझते हैं वो काफी एनहांस्ड है, काफी बेटर है। और उसके अंदर हमारे पास मॉड्यूलर डिजाइन की भी पैटर्न है, मतलब मैं बहुत इजीली अपना कोड जो है उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर सकता हूँ। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करता है जो आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। इसके आगे यूजिंग सी हम लोग स्मॉल प्रोग्राम और फास्ट प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन कर सकता है। रिलायबल है, रिलायबल का मतलब जब कभी अगर मुझे ज़रूरत है बहुत इजीली मुझे वो चीज़ें अवेलेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सर्वर डाउन गया या फिर कहीं पे मेरा एग्जीक्यूशन रियल टाइम में नहीं मिल रहा है। बेसिकली पाइथन के अंदर जब बड़े एप्लीकेशन बनते हैं तो बहुत बार ये तकलीफ आता है कि रियल टाइम हमारा डेटा नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आता है, तो हम लोग इस पे भरोसा कर सकते हैं, या इसमें बने हुए एप्लीकेशन पे हम लोग भरोसा कर सकते हैं। अगेन इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड है। अब हम लोग जब क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है कि मैंने विंडोज में कोई एप्लीकेशन बनाया और मैं वो एप्लीकेशन या वो बेसिक सॉफ्टवेयर को मैक में या लिनक्स में ओपन करने का ट्राई करूंगा, तो वहां पे भी ये चीजें आपके बहुत इजीली वर्क कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। अब आईडीई का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, आई मीन जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं कोड करने के लिए उसको आईडी बोलता है ना, या कंपाइलर हम लोग जो लिखते हैं, जहां पे आप कोड को वी राइट कोड, वी एडिट कोड, वी डीबग कोड। तो जैसे एक एग्जांपल है कि हम लोग ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर जो यूज कर रहे हैं या यूज करेंगे आगे, तो वो आपका एक कंपाइलर हो गया है ना। बेसिक कंसेप्ट हम लोग सी के अंदर जो ज्यादातर यूज करता है वो आता है आपका स्ट्रक्चर क्या होता है, कमेंट्स कैसे ऐड करता है। अब ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स ऐड करना बहुत जरूरी है। और जो हमारा आउटपुट आता है वो आउटपुट हम लोग प्रिंट एफ के थ्रू याद करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइल्स कैसे बनाते हैं, हम लोग फाइल कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये हमें सीखना जरूरी है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे होता है और वेरिएबल यूज कैसे होता है, तो यहाँ पे हम ये स्टेप बाय स्टेप ये चीजें समझेंगे। ये जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं
वंस वी परफॉर्म इट प्रैक्टिकली, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, वो एक आपको अंडरस्टैंडिंग आएगा उसका। अभी आपको लगेगा कि मैं क्या आपको थियरी ही सिखा रहा हूँ, लेकिन ये थियरी में जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये थियरी पार्ट जो है वो आपको समझ में आएगा कि ये कितना जरूरी है, इसको हम समझना कितना जरूरी है। हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स रहते हैं। एक आपका प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, और उसके आगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हम लोग बनाते हैं, जैसे कि इनम्स है, और अलग अलग टाइप डेफिनेशन हम लोग बना सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, है ना। उसके साथ में हम लोग सी के अंदर बहुत सारे जो ऑपरेटर्स है वो यूज करेंगे कोड में, और वो कैसे यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या रहेगा वो हम लोग समझेंगे, जैसे लॉजिकल, अरिथमेटिक, असाइनमेंट ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट हो गया, अरिथमेटिक प्लस माइनस डिवाइड हो गया, है ना। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, जिसके थ्रू हम लोग कुछ वैल्यू वेरिएबल के अंदर असाइन करते हैं। देन कंडीशनल स्टेटमेंट है, जिसके बेस पे हम लोग कोई डिसीजन लेते हैं। अब वो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, एक इफ होता है और एक स्विच केसेस होता है। उसके बाद में हमें कोई एक लूप, अगर कोई एक कोड अगर बार बार लूप में अगर रिपीट करना है, तो फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, ऐसे रिपीटेटिव कोडिंग या लूपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो यूज करता है। उसके बाद में एरे, याद रखो एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एरे को डिफाइन, अब ये वर्ड हमें समझ में आना चाहिए, व्हाट इज वी मीन बाय डिफाइनिंग एरे एंड व्हाट वी मीन बाय इनिशियलाइजिंग एन एरे, ये दो अलग वर्ड्स है। हम जब कभी कोड करते हैं ना, तो हमें ये दो वर्ड्स का जितना क्लियर मतलब समझ में आएगा, उससे हमारा लैंग्वेज स्पेसिफिक क्लैरिटी कितना है ना, वो ढंग से समझता है। तो हम जब कभी अगर आगे एरे पे जाएंगे, तो हम लोग वहां बहुत क्लियरली समझेंगे, एरे डिफाइन करना और एरे के अंदर वैल्यू इंसर्ट करने को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और हम लोग जब एक सिंगल एरे बनाते हैं और एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाते हैं, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे बहुत ज्यादा काम में आता है, और ये कैसे हम लोग इनिशियलाइज करेंगे और कैसे डिफाइन करेंगे वो सीखेंगे। इसके बाद में हम लोग अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन से हमारा रीयूजेबिलिटी बनता है बेसिकली। मैं एक बार फंक्शन बनाऊंगा, उसके अंदर जो भी कोड रहेगा उसको मैं चाहिए उतने बार रीयूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करना क्या होता है, और बनाए हुए फंक्शन को यूज करना क्या होता है। और फंक्शन ब्रैकेट जो होता है, फंक्शन के अंदर ऐसे राउंड ब्रैकेट होता है जिसको हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो उसके अंदर अगर मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ, उसको पैरामीटर बोलते हैं, और ये वेरिएबल ये पैरामीटर को वैल्यू असाइन करने को आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो आगे हम लोग वो समझेंगे। उसके बाद में कोई एक फंक्शन को हम लोग दो वे में कॉल कर सकते हैं, एक डायरेक्ट वो ओरिजिनल फंक्शन कॉल होगा, दूसरा वो फंक्शन का एक कॉपी जाएगा जिसपे हम लोग काम करेंगे। तो उसको हम लोग दो वर्ड से दो टेक्निक से रिप्रेजेंट करता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद में प्रोग्राम में हम लोग जब कभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसके अंदर डीबगिंग सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये डीबगिंग में हम कॉल स्टैक क्या होता है, क्या कॉमन मिस्टेक हमें याद रखने हैं, कंपाइलर मैसेजेस जो आता है, बहुत बार हम लोग जब कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो कंपाइलर क्या एरर दे रहा है ना, वो एरर हमें नहीं समझता है, और एरर नहीं समझने की वजह से हमें एक्चुअल एरर सॉल्व करने नहीं आता है। तो हमें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग कंपाइलर मैसेजेस। देन स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स को इनिशियलाइज कैसे करता है, उसके अंदर नेस्टिंग कैसे अप्लाई करता है, और उसमें कौन से अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर वेरिएशन होता है। तो अगेन यहाँ पे जैसे एरे इनिशियलाइज करना हमें सीखना है, वैसे ही स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन क्या होता है। और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिसको हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स जब बनाते हैं सी में, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं। बाय द वे, सी बेस्ड डेवलपमेंट आपके अलग अलग जगह पे बहुत जगह पे सी बेस्ड डेवलपमेंट जॉब रोल्स भी होते हैं हमारे। देन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की अगर हम लोग बात करें, तो बेसिक जब मैं अगर एक नाम सेव करना है, किसी का एड्रेस सेव करना है मुझे कोड के थ्रू, तो अब मेरे पास कैर नाम का डेटा टाइप है। अब ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स ABCD ऐसा कुछ भी, तो वो जो होता है ना, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स को जब हम लोग जमा करते हैं, तो वो क्या बनता है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स बनता है, और वो एरे ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ऐसे हमें जब ऐसे नॉर्मल मैसेजेस के साथ अगर वर्क करना है, वो हम लोग कैसे कर पाएंगे, वो हमें सीखना है। पॉइंटर्स क्या होता है, अब ये पॉइंटर्स जो है उसमें मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, अरिथमेटिक पॉइंटर्स कैसे काम करेंगे, और हम लोग फंक्शंस के थ्रू ये जो पॉइंटर्स है उसको कैसे यूज कर पाएंगे, पॉइंटर्स को डिफाइन कैसे करते हैं और उसको यूज कैसे करते हैं। उसके साथ में प्री प्रोसेसर का मतलब है प्री प्रोसेसर।
मतलब प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं ना, उसके पहले क्या काम होना चाहिए? बिफोर प्रोग्राम कंपाइल होने के पहले, है ना? क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेंगे, तो वो प्री प्रोसेसर है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड एंड डिफाइन ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कोई एक स्टैटिक कुछ चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं या फिर कोई हेडर फाइल्स हम लोग इंक्लूड करते हैं। ये हर प्रोग्राम में हम लोग करते हैं, उसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। मतलब एक्चुअल प्रोग्राम प्रोसेसिंग के पहले हमें क्या रिक्वायर्ड, क्या स्टेज बनाना पड़ेगा, क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, वो आएगा। उसके आगे इनपुट आउटपुट रहता है। तो ये स्कैनफ तो हमने पढ़ा है, और गेट केयर क्या होता है वो हमें समझना है। तो एक स्कैनफ रहता है और एक गेट केयर रहता है। तो स्कैनफ के थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, और गेट केयर के थ्रू हम लोग कैसे काम करेंगे वो सीखना है। दूसरा, हमारे पास इनपुट आउटपुट रहता है, तो जहां पे हम लोग कोई एक फाइल में से कुछ डेटा रीड और राइट कर सकते हैं उसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे फाइल ऑपरेशन हमें सीखना जरूरी है, ज्यादा नहीं, बेसिक जितना हमें पता हो कि हाँ, कोई एक फाइल के साथ हम लोग कोड के थ्रू कोई एक फाइल कैसे ओपन करेंगे, उसके अंदर डेटा कैसे इंसर्ट करेंगे और उसमें से डेटा कैसे रीड करेंगे, कोड के थ्रू ये काम होता है। तो जब हमारे कोई एप्लीकेशन बनते हैं तो उसके अंदर भी ये सेम चीज होता है। और उसके साथ में हमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ चीजों की जरूरत है। कौन से हमारे अलग अलग स्ट्रिंग फंक्शंस है जो बाय डिफॉल्ट कहीं पे भी आपको मिनिमम सी लैंग्वेज में आने चाहिए। मैथ फंक्शंस कौन से हैं जिसकी हमें जरूरत है। बाकी यूटिलिटी फंक्शन, स्टैंडर्ड हेडर फाइल्स कौन से हैं जिसकी हमें बहुत कॉमन वे में जरूरत होता है। तो जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट जिसकी जरूरत है टू द पॉइंट, वो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने कंप्लीट आपको सी के अंदर, आप कोई जॉब पे जाओ, कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो, तो उसके अंदर आपको कितने चीजें आनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जब हम लोग बेसिक से बात करते हैं तो सबसे पहले बेसिक में आता है कि कंप्यूटर जो है ना, ये बहुत डम मशीन है। मैं सीधा कोड पे नहीं जा रहा हूँ, कोड के पहले हमें समझ में आना चाहिए कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, और हम लोग जो कोड लिखते हैं वो कोड कहाँ जा रहा है और कहाँ से एग्जीक्यूशन होता है। तो वो मेमोरी एरिया कौन से रहता है, मेरा एक प्रोग्राम डेटा फाइल कौन से रहता है और कोड फाइल्स कौन से रहते हैं, है ना, वो हमें समझना है। और वो मेमोरी में कहाँ से लोड होता है, कहाँ पे रहता है और कहाँ से वापस वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट डाला है कि कंप्यूटर आर वेरी डम मशीन्स, दे ओनली डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। तो मैं अगर कंप्यूटर को जो बताऊंगा वो उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है। तो अब मुझे कंप्यूटर को बताना है कुछ काम करने के लिए, तो कंप्यूटर को हम लोग बताने के लिए क्या करते हैं, कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन सेट देता है, इंस्ट्रक्ट करना। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि आपको ये असाइनमेंट लिखना है, आपको ये कोड करना है, आपको ये प्रोजेक्ट करना है, आपको ये पैटर्न में करना है, इतने दिन में खत्म होना चाहिए, इतने ग्रुप ऑफ टीम मेंबर्स रहेंगे। ये इंस्ट्रक्शन हो गया। अब वो इंस्ट्रक्शन अगर मैं आपको इंग्लिश में देता हूं, आपको इंग्लिश समझ में आता है, हिंदी में देता हूं, हिंदी समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको चाइनीज या जापानीज में बोलूंगा, वो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अगर वो नहीं समझ रहा है, तो वो टाइम पे मैं आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन दूंगा, आपको नहीं समझेगा। तो वो टाइम पे क्या रिक्वायर्ड रहेगा, हमें कोई ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड रहेगा कि मैं जो भी बोलूंगा वो आपको जो भाषा समझ में आता है, जो लैंग्वेज समझ में आता है, उसमें ट्रांसलेट करके बताए। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे, कंप्यूटर जो है, यहाँ पे हमने क्या बोला, कंप्यूटर विल फॉर्म व्हाट इज नोन एज कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन सेट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के थ्रू मुझे अगर कुछ काम करना है, कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई कोड एग्जीक्यूशन चाहिए, कोई आउटपुट चाहिए, फॉर दैट सोल्यूशन प्रॉब्लम हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस जो है वो सेंड करते हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन सेट में से कुछ इंस्ट्रक्शन सेंड करते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम सेंड्स द इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे मुझे दो नंबर्स ऐड करने, क्या है, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करूंगा, एक इंस्ट्रक्शन सेट में लिखूंगा, सिंपल भाषा में एक प्रोग्राम लिखूंगा मैं। और सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, द अप्रोच और अ मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ दिस प्रॉब्लम, उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। सो इफ वी वेर टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट टेस्ट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, द स्टेटमेंट दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम बिकम्स द प्रोग्राम। तो मुझे चेक करना है कि अगर कोई एक नंबर 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 रहता है तो वो इवन नंबर है। मैं कोई एक नंबर को 2 से डिवाइड करके अगर उसका रिजल्ट मेरा नॉन जीरो रहता है तो वो ऑड नंबर है। तो यहाँ पे मुझे वो चेक करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई स्टेटमेंट लिखेंगे, है ना, कोई कोड लिखेंगे, जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि मेरे मुझे जो नंबर मिल रहा है वो इवन है या ऑड है।
तो जो मेथड हम लोग यूज करेंगे ना टू टेस्ट इफ अ नंबर इज इवन और ऑड, और उसके लिए जो मेथड हम लोग बनाएंगे उसमें जो अप्लाइड मैथ्स हम लोग अप्लाई करेंगे, उसमें जो लॉजिक हम लोग अप्लाई करेंगे उसको हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं बेसिकली। तो टू राइट अ प्रोग्राम यू नीड टू राइट द इंस्ट्रक्शन नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिदम, और ये इंस्ट्रक्शन हम लोग अलग अलग वे में लिख सकते हैं। और उसमें आपका अभी जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, सी लैंग्वेज है। ऑब्जेक्टिव सी भी होता है, आपको सी समझ में आया तो आगे आप कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव सी में कर पाओगे। और एम्बेडेड सी होता है जहां पे हम लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराते हैं। तो आपने बहुत सारे जो रोबोटिक टाइप के एप्लीकेशन देखे रहेंगे उसमें हम लोग एम्बेडेड सी यूज करते हैं या एम्बेडेड सी शार्प यूज करते हैं, जो एक वेरिएंट है सी का ही। तो अब टर्मिनोलॉजी हमें कुछ पता होना चाहिए। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है हमें बहुत इजीली पता है। कंप्यूटर का जो दिमाग होता है उसको सीपीयू बोलते हैं हम लोग, है ना, उसका फुल फॉर्म दिया है। अब सीपीयू के अंदर हमारे दो पार्ट रहते हैं, एक आपका एएलयू बोलते हैं एक को, है ना, अगर आपको याद रहेगा एक एएलयू रहता है। एएलयू बेसिकली सीपीयू के अंदर दो पार्ट रहते हैं, एक एएलयू होता है और दूसरा कंट्रोल यूनिट रहता है। कंट्रोल यूनिट मतलब सारी चीजें मॉनिटर करना है, इसको कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। और एएलयू मतलब हमारा एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एएलयू मीन्स एनीवन व्हाट इज एएलयू? एएलयू का मतलब क्या रहेगा? यस, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, बराबर है। तो एएलयू बेसिकली क्या कर रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम जब कभी कुछ ऑपरेशन करते हैं, जब कभी हम लोग कोई एक एल्गोरिदम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे वो सारे आपके एएलयू के पास जा रहे हैं। सो आपके जो भी कंप्यूटिंग ऑपरेशन रहेंगे, अगर मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर रहा हूँ, वाइल स्विच स्विच केसेस जो भी कर रहा हूँ, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो एग्जीक्यूट होने कहाँ जा रहे हैं, सीपीयू में। और सीपीयू में एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन हो रहा है, यहाँ पे आपका कंप्यूटेशन हो रहा है। कंप्यूटेशन का मतलब पूरा मैथमेटिकल पार्ट जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। और ये मैथमेटिकल पार्ट प्रॉपर हो उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, सीयू कंट्रोल यूनिट कर रहा है। रैम है, यहाँ पे आपका टेम्पररी हम लोग जो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फॉर लूप बनाएंगे, है ना, तो जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर टेम्पररी जो मेमोरी असाइन करेंगे, डेटा असाइन करेंगे, जो मेरा पूरा कोड लिखा हुआ रहेगा, कोड मेमोरी रहेगा, उसमें कौन से टाइम पे कौन सा लाइन नंबर का कोड कंपाइल होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसका रिजल्ट कहाँ सेव होगा, ये सारा काम जो है ना, ये सारा डेटा प्रोग्राम रिलेटेड जब वो रन होगा वो सारा डेटा आपका कहाँ पे रहता है, रैम पे रहता है। अब अगर कोई एक कोड को मैं परमानेंटली सेव एज करके कहीं एक फोल्डर में कहीं फाइल में अगर सेव कर रहा हूं, तब वो डेटा और वो कोड जो है वो कहाँ जाता है, हार्ड ड्राइव पे जाता है। तो अगर मैंने कोई कोड को सेव किया है तो वो सोर्स कोड जो होगा, जो मैंने डॉट सी नाम का फाइल में बनाऊंगा, वो कहाँ पे जाएगा, हार्डवेयर पे सॉरी हार्ड ड्राइव पे जाएगा, है ना। ये आपका सेकेंडरी मेमोरी रहता है, आपका प्राइमरी मेमोरी रैम है। तो जब कभी हमें कोड अगर एग्जीक्यूट करना है वो कोड आपका रैम पे आएगा और रैम पे आके उसका एग्जीक्यूशन होता है। मैंने अगर वेरिएबल बनाया तो वो वेरिएबल को एक टेम्पररी मेमोरी असाइन हुआ। मैंने यहाँ पे अगर लिखा इंट ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ए के अंदर 10 नहीं गया है, मेरे पास एक मेमोरी यूनिट असाइन हुआ जिसका मेमोरी लोकेशन सपोज 1000 है, इसके अंदर 10 गया है और ये ए पॉइंट कर रहा है। तो ये जो मेमोरी लोकेशन असाइन हुआ ये कहाँ पे असाइन हुआ, ये रैम पे असाइन हुआ है। ठीक है। देन अगर मैं ये प्रोग्राम को परमानेंटली अगर सेव कर रहा हूं तो वो परमानेंटली हार्ड ड्राइव पे सेव होगा। दूसरा पॉइंट, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली आपको कंप्यूटर के साथ इजीली काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहते हैं। तो जब कभी अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं दैट कंट्रोल्स द एंटायर ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, कुछ इनपुट लेना है कुछ आउटपुट लेना है, तो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज रहेंगे, मतलब आउटपुट मुझे एक स्पीकर पे कोई एक सॉन्ग बजा के चाहिए, मुझे मेन स्क्रीन के ऊपर कुछ एनिमेशन आना चाहिए, मेन स्क्रीन पे मुझे कुछ कैलकुलेशन आना चाहिए, इनपुट लेना चाहिए, ये सारे काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं हो सकते। जहां पे हम लोग एक कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे, चाहे वो सी का हो, पाइथन का हो, सी प्लस प्लस का हो, जावा का हो, तो इसके लिए कंप्यूटर के साथ कन्वीनियंटली काम करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। सारे इनपुट आउटपुट आपके ओएस के बिना काम नहीं कर सकते। हमारा कीबोर्ड माउस जो भी रहेंगे ये सारे कंप्यूटर रिसोर्स के साथ ही हैंडल होता है। हमारे पास अलग अलग ओएस है, विंडोज, यूनिक्स, एंड्रॉइड। उसके बाद में फेच ऑपरेशन रहता है और एग्जीक्यूट ऑपरेशन रहता है। तो फेच और एग्जीक्यूट साइकिल्स हमारे चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फेचिंग एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मेमोरी, तो जब कभी ये जो है ना, ये रजिस्टर मतलब हमारा टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है। तो जब कभी मैंने एक
वैल्यू, जैसे यहाँ पे अगर मैंने एक वैल्यू सेव किया, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक वेरिएबल के अंदर जब मैंने वैल्यू सेव किया, तो एक वेरिएबल सॉरी एक रजिस्टर असाइन हुआ जिसके अंदर ये वैल्यू टेम्पररी सेव होगा। तो जब कभी हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन सेट करते हैं ना, तो वो टाइम पे ये जो रजिस्टर रहता है ना, ये रजिस्टर बेसिकली आपका मेमोरी है। तो जब कभी हम लोग कुछ वेरिएबल के अंदर डेटा सेव कर रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में काम में आएगा, तो वो डेटा हमारा मेमोरी में सेव हो रहा है, लेकिन मेमोरी में डायरेक्ट सेव नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि किचन के अंदर मैंने कोई एक बॉटल के अंदर लेट्स से राइस रखा है, एक एक जगह पे मैंने व्हीट रखा है, तो मैंने किचन में रखा है, वो किचन मेरा रैम है, लेकिन मैंने किचन में सीधा फेंक थोड़ी दिया है। किचन के अंदर वापस कोई एक बॉटल रहेगा, कोई एक डब्बा रहेगा जिसके अंदर हर एक चीज अलग अलग वे में सेव होंगे, तो वो जो डब्बा है, वो डब्बा आपका रजिस्टर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रैम बोला, रैम क्या है, रैम हमारा बेसिकली रैम जो है वो हमारा किचन है, और वो किचन के अंदर अलग अलग जो कंटेनर रहेंगे जिसमें अलग अलग सामान हम लोग रख रहे हैं, तो वो जो अलग अलग कंटेनर है वो आपके मेमोरी लोकेशन है, लेकिन वो मेमोरी लोकेशन किसके है, रजिस्टर के। तो जब डेटा जा रहा है वो रजिस्टर में जा रहा है, और वो रजिस्टर के मेमोरी लोकेशंस रहेंगे, और ऐसे भर भर के रजिस्टर्स रहते हैं। और उसके आगे अगर कुछ कोड हमें एग्जीक्यूट करना है उसके लिए, अच्छा सीपीयू जो है वो आपका जो डेटा है उसको एग्जीक्यूट करता है, तो हमारा जो सीपीयू है उसका स्पीड रहता है, तो ये अगर आप देखेंगे वो गीगाहर्ट्ज में रहता है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे मशीन साइकिल बताऊं, तो अगर मैं ऐसा एक साइकिल, अगर ये पॉजिटिव निगेटिव साइकिल है, अगर ये एक साइकिल मेरा 1 सेकेंड में खत्म होता है, ठीक है, तो ये मेरा स्पीड हो गया 1 हर्ट्ज। और ऐसे मेरे अगर 10 साइकिल खत्म हो रहे हैं 1 सेकेंड में, ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे ऐसे 10 साइकिल खत्म हो रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मेरे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही अगर मेरे यहाँ पे 10 साइकिल अगर खत्म हो गए 1 सेकेंड के अंदर, तो इसको मैं बोलूंगा 10 हर्ट्ज, बराबर है। तो 1 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में मेरा एक साइकिल खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 सेकेंड लिख रहा हूँ, लेकिन रियल में ये 1 सेकेंड नहीं है। कंप्यूटर में जो एक मशीन साइकिल होगा, अब वो कंप्यूटर का एक मशीन साइकिल जो है वो 1/10 सेकेंड भी हो सकता है, 1/10 ऑफ सेकेंड भी हो सकता है एक मशीन साइकिल। तो कंप्यूटर का एक मशीन साइकिल में ऐसे जितने ऐसे साइकिल कंप्लीट होंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक साइकिल का मतलब एक इंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, तो मैंने अगर यहाँ पे कोई एक फोल्डर पे डबल क्लिक किया, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल ओपन किया, ये सारे अलग 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 इंस्ट्रक्शन है। तो मेरा कंप्यूटर 1 सेकेंड में या एक मशीन साइकिल में कितने काम कर सकता है ना, उसको हम लोग बेसिकली हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं। तो 1 सेकेंड में अगर 10 मशीन साइकिल खत्म होते हैं तो 10 हर्ट्ज का मेरा स्पीड हो गया। 1 सेकेंड में अगर एक साइकिल खत्म होता है 1 हर्ट्ज हो गया। वैसे ही 1 सेकेंड में अगर मैं लिख रहा हूँ 1024 ऐसे साइकिल अगर खत्म होता है, तो 1024 का मतलब हो गया 1 किलो हर्ट्ज, है ना। देन 1 किलो हर्ट्ज, और ऐसे 1024 किलो हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 मेगा हर्ट्ज, और ऐसे 1024 मेगा हर्ट्ज साइकिल को हम लोग 1 गीगा हर्ट्ज बोलते हैं। तो आप सोचो कि मैं यहाँ पे जो हमारे सीपीयू है ना वो गीगाहर्ट्ज स्पीड पे काम कर रहा है, तो आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि हमारा कंप्यूटर कितना फास्ट काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे आगे आता है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आप चाहिए तो बाद में आराम से इसको याद करके लिख सकते हो, इतना कुछ डिफिकल्ट चीज नहीं बताया मैंने। तो हमारा कंप्यूटर जो है या प्रोसेसर जो है वो ये स्पीड पे काम कर रहा है जहां पे वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने का काम करेगा। तो अगर मैं डायग्रामेटिक वे में आपको एक बार अगर बता दूं चीजें कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख लो, ध्यान से देखना, ये कंप्लीट मेरा प्रोग्राम है, सॉरी कंप्यूटर का डायग्राम है, जहां पे ऊपर मेरा सीपीयू है। सीपीयू दो पार्ट में डिवाइड होता है, ऊपर ALU आएगा, नीचे CU आएगा, इसके नीचे इसके नीचे हमारा होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है रैम। ठीक है, उसके बाद में यहां पे आता है इनपुट, यहां से हमें मिलेगा आउटपुट, बराबर, सिंपल है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब स्क्रीन पे जो जाएगा। और यहां से हमारा ये जो है ये मेमोरी है, ठीक है, जहां पे हमारे फाइल्स सेव होता है। फाइल मतलब मेरा जो भी कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा फाइल है। ये फाइल कहाँ पे होता है, हार्ड डिस्क पे होता है, हार्ड ड्राइव पे होता है, सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में जब कभी हम लोग कुछ इंस्ट्रक्शन सेट देता है, तो वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना, वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है, यहाँ पे एक सेकेंड,
तो वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना, वो बेसिकली यहाँ पे जाता है। ओके, वो इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे जाएगा। मतलब मैंने अगर 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक साथ 1000 लाइन अगर इनपुट हो रहे हैं, तो सारे तो एक साथ प्रोसेस नहीं होंगे, तो वो टेम्पररी इनपुट बफर में रहता है। बफर मतलब टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन। तो जो इंस्ट्रक्शन मेरे अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, वो यहाँ बफर में रहेंगे। और वैसे ही मेरे पास यहाँ पे एक आउटपुट बफर रहता है। तो कुछ आउटपुट जो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है, स्क्रीन पे नहीं गया है, वो टेम्पररी ये आउटपुट बफर में रहेगा। और जैसे ही मेरा कंप्यूटर या मेरा प्रोसेसर फ्री होगा, ये बफर में से उठा के वो डेटा आगे देगा। अच्छा, अब जब कभी हम लोग कोई प्रोग्राम्स को ओपन करता है ना, तो जैसे अगर मैं एक नोटपैड को ओपन कर रहा हूं, तो उसके पास एक नोटपैड डॉट ई एक्स ई एग्जीक्यूटेबल फाइल नाम का एक प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ पे मेरा जो भी एक एप्लीकेशन में ओपन कर रहा हूं, उसके दो पार्ट रहते हैं, एक प्रोग्राम पार्ट रहता है और एक डेटा पार्ट रहता है। ठीक है, तो अगर मैंने नोटपैड ओपन किया, तो नोटपैड का एक डॉट ई नाम का फाइल है। डॉट ई नाम का फाइल कहाँ पे आएगा? रैम पे आएगा, और रैम पे आके वो एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद में वो जब एग्जीक्यूट होगा, तो मेरे सामने नोटपैड चालू होगा, और मैंने अगर यहाँ पे माई फाइल डॉट टी नाम का फाइल अगर ओपन किया है ना, ये मेरा डेटा फाइल है। तो एक प्रोग्राम रैम पे आएगा, वो जब एग्जीक्यूट होगा तो नोटपैड चालू होगा, और वो नोटपैड के अंदर मैं यहाँ पे माई फाइल डॉट टी नाम का डेटा, या जो फाइल है जिसके अंदर मुझे कुछ भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए, वो यहाँ पे होगा। अच्छा, अब ये अगर समझ में आया, तो इसके बेस के ऊपर ये डायग्राम आपको इजीली समझेगा। क्या समझ में आया है? कि हमारे पास एएलयू रहता है, जो इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, रैम पे आएंगे, वो फेच करके हम लोग उसको टेम्पररी सेव करेंगे, है ना। ये आपका टेम्पररी मेमोरी जहां पे हमारे वेरिएबल्स बनते हैं, है ना, या एरे बनेगा, जो भी रहेगा। तो डेटा जो भी आपको एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, वो डेटा बेसिकली हमें जो भी डेटा चाहिए, वो डेटा यहाँ पे आएगा, है ना। फिर वो डिकोड होगा, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट ध्यान देगा कि एग्जीक्यूट कभी होना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन के लिए वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए, है ना, ये आपके मैथ्स ऑपरेशन या आपके जो भी बेसिकली ऑपरेशंस होंगे, वो यहाँ पे होंगे। ये होने के बाद में यहाँ से वो फेच करेगा रैम पे, रैम से वो रजिस्टर में जाएगा आउटपुट पे, आउटपुट के बाद में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड होगा, कंट्रोल यूनिट के थ्रू वो एग्जीक्यूशन के लिए एएलयू में जाएगा। ये सेम आपका साइकिल कंटिन्यूअस चलता है। अब मेरा कोड अगर 100 लाइन का लिखा है, वो 100 लाइन के लिए ये सेम साइकिल चलेगा। 1000 लाइन का कोड मैंने लिखा है, तो उसके लिए ये सेम साइकिल चलेगा आपका। ठीक है, बस ये इतना सिंपल सा पार्ट है। चलो, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग आते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम जो इंग्लिश टाइप लैंग्वेज यूज करते हैं, जैसे सी में, है ना, ये इजियर होता है, जिसमें हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। असेंबली का अपोजिट है। असेंबली मतलब ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पे हम लोग इंग्लिश वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। हर एक काम के लिए हमें इंस्ट्रक्शन सेट याद रखना पड़ रहा है। तो जो सी है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, जहां पे हम लोग बहुत एब्स्ट्रैक्ट वे में हमारे इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट या कोड जो है उसको लिख सकते हैं वहां पे, जो बहुत इजीली पता चलेगा। बाद में वो बेसिकली कंपाइल होंगे असेंबली में, और फिर वो एग्जीक्यूशन में जाते हैं। तो हमारे सीपीयू के पास जब वो जाते हैं, तो वो टाइम पे हमने जो भी कुछ कोड लिखा रहेगा ना, वो ऐसे असेंबली में कन्वर्ट होंगे बेसिकली, और फिर आगे जाता है। तो ये सब काम में बेसिकली हाई लेवल इंग्लिश टाइप लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को कंपाइल करने का काम कौन कर रहा है? ट्रांसलेट करने का काम कौन कर रहा है? कंपाइलर कर रहा है। तो हमारे पास कंपाइलर है, अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स द हाई लेवल लैंग्वेज सोर्स कोड इनटू अ डिटेल सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज, है ना, जो कंप्यूटर इजीली समझ पाए, उसके लिए कंपाइलर काम में आ रहा है। द प्रोग्राम डज द हाई लेवल थिंकिंग एंड द कंपाइलर जनरेट्स द टीडियस इंस्ट्रक्शन टू सीपीयू। नाउ कंपाइलर विल ऑल्सो चेक दैट योर प्रोग्राम हैज वैलिड सिंटेक्स और नॉट। सिंटेक्स का मतलब तो हमें समझ में आता है, कोई भी कोड अगर हम लोग लिखेंगे, डबल कोट्स, ब्रैकेट, कॉमा, ये सारी चीजें प्रॉपर होने चाहिए। तो कंपाइलर जो है ना, ये प्रॉपर समझता है। जैसे अगर मैं आपको इंग्लिश में अगर कुछ बोल रहा हूं, तो मैंने करेक्ट ग्रामर यूज किया है कि नहीं। मैं हिंदी में अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो यहाँ पे मेरा ग्रामर करेक्ट है, और उसके बेस पे ही आपको इजीली समझ में आ रहा है मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूं। तो एग्जैक्टली सेम वे हम लोग अगर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, जैसे अगर मैं सी में प्रिंट एफ अगर लिखूंगा, तो ये प्रिंट एफ ऐसे लिखना है मुझे सब कुछ। बाद में यहाँ पे ऐसा राउंड ब्रैकेट डालना है, बाद में सिंगल या डबल कोट्स लिखना है, और उसके बाद यहाँ पे जो भी मुझे प्रिंट करना है वो ऐसे लिखना है, डबल कोट्स ओपन होगा, क्लोज होगा,
ये ब्रैकेट बंद होगा और यहाँ सेमीकोलन आएगा। अगर मैंने ये जो ग्रामर है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रामर है, अगर ये ग्रामर मैंने ढंग से फॉलो नहीं किया तो मेरे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन, हर एक लाइन ऑफ कोड जो हम लोग लिखते हैं ना, उसका एक ग्रामर रहता है, बराबर है। तो यहाँ पे कंपाइलर जो है ना, वो ये सिंटेक्स चेक कर रहा है। सिंटेक्स का मतलब ग्रामर। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब वो कंपाइल होगा ना, तो वो एग्जैक्टली चेक कर रहा है कि सिंटैक्टिकली, ग्रामेटिकली हमने करेक्ट स्टेटमेंट लिखे है कि नहीं। अगर मैं हिंदी मराठी, आपने कभी देखा रहेगा किसी को मराठी नहीं आ रहा है और वो मराठी में बोलने का ट्राई कर रहा है, तो उसका ग्रामर बहुत अजीब रहता है। उससे समझ के हमें पता चल रहा है ना कि वो पर्सन को मराठी नहीं आ रहा है, किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है, जबरदस्ती बोलने का ट्राई कर रहा है। मिस्टेक क्या है? ग्रामर करेक्ट नहीं है, मतलब सिंटेक्स करेक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट सेम वे, हमें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ रहा है, कोडिंग नहीं आ रहा है, तो हमें उसका ग्रामर नहीं आ रहा है। तो जैसे हम लोग इंग्लिश, फ्रेंच, हिंदी, मराठी कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो बार बार क्या करते हैं, हम लोग उसका ग्रामर सीखते हैं और स्टेटमेंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। वैसे ही जब हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका हमें सिंटेक्स सीखना पड़ता है, जिससे हमें चाहिए वो चीज हम लोग बोल सके कंप्यूटर को कोड लैंग्वेज में। तो उसका हमें क्या सीखना पड़ेगा? सिंटेक्स। उसका हमें क्या सीखना पड़ेगा? ग्रामर। सो फाइंड एरर, एंड अगर कोई एरर है तो हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो कंपाइलर का काम क्या रहता है? एरर ढूंढना। कौन से एरर ढूंढना? सिंटेक्टिकली कोई चीज करेक्ट नहीं लिखा है आपने, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं लिखा है, कंप्यूटर को नहीं समझेगा हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो एरर ढूंढो और उसको रिपोर्ट करो। कंपाइलर का ये काम रहता है। तो अगर कोई एरर है तो वो आगे एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा जब तक आप वो एरर को फिक्स नहीं करते, जब तक आप ये ग्रामर करेक्ट नहीं करते। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इसके आगे सेमीकोलन नहीं डाला, तो सेमीकोलन नहीं डाला तो अब क्या होगा? ये एरर जनरेट करेगा। जब तक मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डालता हूं, जब तक मैं इसको फिक्स नहीं करता हूं, तब तक मेरा कोड आगे नहीं जाएगा। ठीक है। तो जब इंग्लिश टाइप लैंग्वेज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, कुछ भी, ये सीखने में इजी रहता है ना, इजियर रहता है। और सेम वे मशीन लेवल लैंग्वेज में बहुत इजीली वो ये कंपाइल हो सकता है, तो हमें उसमें देखना नहीं है। चलो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात। जब कभी हम लोग सी लैंग्वेज सीखते हैं, तो जब कोड करते हैं तो यहाँ पे ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। वो स्टेप्स हमें याद रखना है। ठीक है, याद रखने हैं ये सारे स्टेप्स। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग अ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव। मतलब हम प्रोग्राम क्यों लिख रहे हैं, हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए। मैं कोई कैलकुलेटर प्रोग्राम बना रहा हूं, मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करना है, मुझे खाली ऑड नंबर्स प्रिंट करना है, मुझे यूजर से कुछ इनपुट लेके उसके बेस पे कोई स्पेसिफिक आउटपुट जनरेट करना है, क्या है? तो फर्स्ट पार्ट क्या रहता है जब कभी हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे? डिफाइन अ प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। कैलकुलेटर बनाना है, दो नंबर्स को डिवाइड करना है, इवन या ऑड चेक करना है, जो भी रहेगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? डिसाइड हाउ प्रोग्राम विल मीट द अबो रिक्वायरमेंट। मतलब हमें यूजर इंटरफेस कैसा होना चाहिए, प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे जाके प्रोग्राम डिजाइन करूंगा। डिजाइन करने का मतलब है मैं यहाँ पे उसका लॉजिक लिखूंगा, मतलब मैं उसका फ्लो चार्ट बनाऊंगा, लेट्स से, है ना। और उसके बाद में हम लोग प्रोग्राम को क्या करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने का मतलब है एक प्रॉपर आइडिया, क्लियर आइडिया लिखना। तो ये जो क्लियर आइडिया है ना, ये क्लियर आइडिया को हम लोग सूडो कोड भी बोलते हैं। ठीक है, सूडो कोड भी बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैं सूडो कोड अगर बोलता हूं तो सूडो कोड का मतलब क्या रहता है? सूडो कोड समझते हैं? सूडो कोड मतलब डमी कोड। तो ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्लियर आइडिया लिखने का मतलब होगा कि मैं यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूं। मतलब मुझे जो लैंग्वेज में समझता है, मुझे अगर हिंदी समझता है ना, तो मैं हिंदी में जाके लिख दूंगा कि हाँ, मुझे क्या लॉजिक बनाना है। मुझे अगर दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ओके, फर्स्ट एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, ऐड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले आउटपुट। तो ये मेरा सूडो कोड हो गया। सूडो कोड क्या हुआ? एडिशन। मैं ये लिखूंगा एक्सेप्ट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर, देन ऐड एंड डिस्प्ले रिजल्ट। तो अब ये मैं जो लैंग्वेज मुझे समझ में आता है वो लैंग्वेज में मैं ये स्टेप्स लिखूंगा। जरूरी नहीं है मैं सी कर रहा हूं तो सी में लिखूंगा। बहुत सिंपल वे में आइडिया क्रिएट करने का मतलब है दिमाग में रखो, पेपर पे कहीं पे लिख के रखो स्टेप्स वे में, सो दैट हमें याद रहे कि हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए। जितना प्रॉपर हमें याद रहेगा उतना प्रॉपर हम लोग आउटपुट कर पाएंगे, टू गेट अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू वांट द प्रोग्राम टू अकम्प्लिश, है ना।
तो वो हम लोग यहाँ पे एक सूडो कोड जनरेट करेंगे एल्गोरिदम, और उसके बेस पे हम लोग वो लॉजिक पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है, वो स्टेप्स लिखेंगे। इसके बाद में ये एक बार मुझे मिल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो करके सी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे। यहाँ पे हमारा मेन कोड आएगा, और वो कोड में आपको सिंटेक्स फॉलो करना है। सिंटेक्स फॉलो करने का मतलब क्या है, ग्रामर फॉलो करना है ना। ग्रामर फॉलो करने का मतलब डबल कोट्स, कॉमा, करली ब्रैकेट, सेमीकोलन, ये सारी चीजें आपके जहां पे आने चाहिए वहां पे होने चाहिए, है ना। ये हम लोग देखेंगे। तो आपका बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, सोर्स फाइल क्रिएट होगा। सोर्स फाइल क्रिएट होने के बाद में इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने का मतलब है तब वो जाएगा आगे सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए। तो वो सीपीयू के पास, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कंसिस्ट ऑफ डिटेल इंस्ट्रक्शन टू द सीपीयू, है ना, एक्सप्रेस्ड इन द न्यूमेरिक कोड। तो ये जो सीपीयू समझ पाए ऐसे कोड में कन्वर्ट करना है, उसको मशीन कोड बोलेंगे। तो उसके लिए ट्रांसलेट होना चाहिए। ट्रांसलेट कब होगा, अगर आपने सिंटैक्स अगर करेक्ट लिखा है तो, अगर सिंटैक्स अगर मेरा करेक्ट है तो फिर वो कोड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, मैंने सी में लिखा हुआ कोड किस में कन्वर्ट होगा, मशीन कोड में। अगर ये सिंटेक्स करेक्ट नहीं है, मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक मैं वो सिंटेक्स को फिक्स नहीं करता। उसके बाद में हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया, सिंटेक्टिकली अगर करेक्ट है तो वो सीपीयू के पास जाएगा, और सीपीयू क्या करेगा, एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन, सीपीयू वो कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सिंपल है। एग्जीक्यूट करेगा मतलब रन करेगा, रन करेगा तो आउटपुट मिलेगा। अगर आउटपुट करेक्ट है, हम लोग टेस्ट करेंगे अब। अगर आउटपुट करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, टेस्ट करो, बिकॉज प्रोग्राम इज रनिंग डज नॉट मीन्स इट वर्क्स एज इंटेंडेड। अगर मैंने कोड का आउटपुट मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि मैंने जो एक्सपेक्ट किया वही आउटपुट है। कभी कभी ऐसा होगा कि आउटपुट गलत आ रहा है, कोड भले रन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। और अगर आउटपुट अगर एज पर आर एक्सपेक्टेशन नहीं है तो डीबग करो, नीड टू टेस्ट टू सी इफ योर प्रोग्राम डज व्हाट इज सपोज टू डू। अगर ऐसा नहीं हो रहा है मतलब वहां पे बग है। बग का मतलब है एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं है। बग का मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट नॉट देयर। तो अगर एज पर आर एक्सपेक्टेशन आउटपुट नहीं मिल रहा है, देन वी नीड टू फिक्स द प्रोग्राम एरर, है ना। मिस्टेक फाइंड करो, और मिस्टेक फाइंड करके वापस चेंज करो, और उसके बाद में ये सेम चीज को मेंटेन करो। आगे जब कभी हम लोग ये प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे उसको फिक्स करते रहो, और प्रोग्राम को और बड़ा करेंगे और काम करते रहेंगे। ये सेम प्रोसेस हमारा चालू रहेगा। जब हम लोग एक एक्चुअल रियल लाइफ एप्लीकेशन बनाते हैं वो टाइम पे भी ये सेम चीज चालू रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये सेम चीज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, व्हेन यू राइट अ कोड यू माइट फाइंड दैट योर प्लान वाज इम्प्रैक्टिकल, लेकिन जब हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमारा काम चलेगा। ठीक है, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो बहुत क्लियर आपको पता चलना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि फर्स्ट लेक्चर में आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसकी जरूरत है। एकदम बेस लेवल से हमें अगर समझना है तो ये थियरी की हमें जरूरत है। ये थियरी जितना क्लियर रहेगा उतना आगे हम लोग जो कोड करेंगे ना, हमें समझ में आएगा कि हम लोग एक भी वर्ड, एक भी लाइन अगर लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है? यस, क्लियर है सबको? ओके, वेरी गुड। तो अब आगे अगर आप देखेंगे, सी लैंग्वेज जो है आपका जनरल पर्पस है। मतलब हर काम के लिए हम लोग सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, बहुत ब्रॉड लेवल पे हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, प्रैक्टिकल यूज होता है उसका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तीसरा, हम लोग प्रॉपर स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। मुझे अगर प्रोग्राम को अगर लूप में चलाना है तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। अगर मुझे कोई कंडीशन चेक करना है तो मैं इफ एल्स यूज करूंगा। तो एक प्रॉपर फोकस वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। और प्लस मोस्ट वाइडली यूज ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज भी बहुत जगह पे आपको सी डेवलपर का रिक्वायरमेंट मिलेगा, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग जो कंपाइलर यूज करते हैं, हम लोग जो वीएस कोड जैसा आईडीई यूज करते हैं जहां पे हम लोग कोड करते हैं, वो आपके सी में बने हुए हैं। और ये टाइम टू टाइम और मॉडर्न बनते जा रहा है। मतलब हम लोग टर्बो सी अगर आप कर रहे हो ना, तो टर्बो सी बहुत सालों पुराना है, 90s वाला वो डेवलपमेंट मैकेनिज्म है। वहां पे आपको पता नहीं चलेगा कि सी में हम लोग कितना बेटर कोड कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए लेटेस्ट कंपाइलर हम लोग यूज करते हैं। और मैं एक कंपाइलर इंस्टॉलेशन करके भी बताऊंगा, लेकिन जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होता है हम लोग दूसरे ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे।
तो गिटहब के ऊपर एक बहुत पॉपुलर कंपाइलर है जिसको हम लोग यूज़ करेंगे, मैं आपको वो बताऊँगा, वो बेस्ट है। बाकी अननेसेसरी मुझे बहुत सारे अपने लैपटॉप में डालने पड़ेंगे, तो लैपटॉप में मैं बाद में एक इंस्टॉलेशन आपको बता दूँगा। बाकी ऑनलाइन जो वे है ना, वो भी बहुत अच्छा है। 2-3 कंपाइलर बहुत अच्छा है, तो वो हम लोग देखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से बहुत सारे अलग-अलग ट्राई कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर, फीचर्स मॉडर्न लैंग्वेज के हैं, टॉप डाउन प्लानिंग हम लोग फॉलो करते हैं, ये बहुत सिंपल है। दूसरा सी यूज्ड ऑन एवरीथिंग, मिनी कंप्यूटर्स जैसे हमारे छोटे-छोटे जो हम लोग स्मार्ट वॉचेस या ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, कोई हम लोग डैशबोर्ड पे जो कोई स्मार्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हैं कार के अंदर, वहाँ पे भी बहुत सारी जगह पे आपको सी लैंग्वेज का यूज़ मिलेगा। और वहाँ से लेके मेन फ्रेम मतलब बहुत बड़े सुपर कंप्यूटर तक हम लोग कहीं न कहीं सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स हो, लिनक्स हो या फिर हम लोग जो विंडोज़ या मैक यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी बहुत जगह पे आपको सी प्रोवाइडेड मिलेगा। हम लोग बहुत सारे जो स्प्रेडशीट्स यूज़ करते हैं, जैसे गूगल स्प्रेडशीट अगर आपने सुना रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको ये स्प्रेडशीट्स के लिए या बहुत सारे कंपाइलर के लिए भी सी लैंग्वेज यूज़ होता है। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब क्या रहता है? एम्बेडेड सिस्टम मीन्स व्हिच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हार्डवेयर को कंट्रोल करना है, जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम है। जब हम लोग जॉब पे जाते हैं तो वहाँ पे आप कौन से टाइम पे आए गए, उसके लिए आप वहाँ पे थंब प्रिंट करते हो और वो थंब प्रिंट के बेस के ऊपर हमारा अटेंडेंस मार्क हो जाता है उस दिन का कि हाँ मैं ये टाइम पे आया, ये टाइम पे मैं गया। तो उसके लिए ये एम्बेडेड डिवाइस हो गया। रोबोटिक डिवाइस हो गया, जहाँ पे कोई एक विजन कंट्रोल सिस्टम है और घर में वैक्यूम क्लीनर रहता है। तो ऐसे बहुत सारे जो एम्बेडेड डिवाइस रहते हैं उसके लिए हम लोग सी यूज करते हैं, बराबर है। आपका कैमरा है, कैमरा जो है जहाँ पे हम लोग फोटो क्लिक करते हैं ना, आजकल वो कैमरे के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस रहता है। मतलब मैं कैमरे में रिमोटली मैं कैमरे में फोटो क्लिक करके मेरे लैपटॉप पे या मोबाइल पे भेज सकता हूँ वो फोटो सीधा। आपको मेमोरी कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे एम्बेडेड डिवाइस हो गए ये, उसके लिए भी हमारा सेम काम चल सकता है। डीवीडी प्लेयर ये तो आज यूज नहीं होता है, पहले यूज होते थे। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल मीन्स हम लोग जो ओला का ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्कूटर देखता है, कोई कार देखते हैं जैसे टेस्ला है, ऑटो पायलट मोड पे अगर चल रहा है तो वहां पे, तो अगर आप देखेंगे बहुत जगह पे, और मेन अगर लिनक्स के अंदर आप देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा सी का यूज होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास बहुत इजीली मॉडिफाई है, इजीली हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं नए एनवायरनमेंट को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम करता है। अच्छा, अब इसके अंदर लिमिटेशंस भी थे, और वो लिमिटेशंस को ही हटाने के लिए अगर आप देखेंगे कि हमने सी प्लस प्लस यूज करना चालू किया, फिर सी प्लस प्लस के लिमिटेशंस थे, तो उसके आगे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वैसे यूज करना चालू किया, जिसके अंदर हम लोग जावा, पाइथन ये सब यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज भी है। तो अगर आप देखेंगे जो सी प्लस प्लस है, सी प्लस प्लस इज सबसेट ऑफ सी, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब रहता है मेनली रीयूजेबिलिटी। ठीक है, जैसे मतलब राइट कोड वंस एंड यूज इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। और इसके अंदर और भी बहुत सारे उप्स के कंसेप्ट आता है, जब हम लोग आगे उस पे जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे। सी के अंदर हम लोग नहीं पढ़ रहे। पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, मतलब ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आता है। उसके आगे सी प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्ट्स दैट मैप्स एफिशिएंटली टू अ टिपिकल मशीन इंस्ट्रक्शन। तो जब कभी हम लोग जो भी लैंग्वेज, जो भी मशीन यूज करेंगे उसके बेस पे ये प्रॉपर काम करेगा। दूसरा, बहुत इजीली हम लोग लो लेवल कैपेबिलिटीज या मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कोर कोई फीचर्स या फंक्शनैलिटी है उसको बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हैं सी के साथ, बिकॉज सी बहुत एफिशिएंटली हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो मुझे अगर वेबकैम एक्सेस करना है, मुझे हार्ड ड्राइव एक्सेस करना है, मुझे उसका अगर ग्राफिक कार्ड एक्सेस करना है, या ऐसे कोई भी डायरेक्ट मुझे हार्डवेयर के साथ कांटेक्ट करना है, तो सी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो लेवल एक्सेस करना है, लो लेवल एक्सेस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट और फास्ट कम्युनिकेट अगर करना है, तो सी लैंग्वेज आपको बेस्ट वे में हेल्प करता है। तो रन टाइम सपोर्ट आपको बहुत इजीली रिक्वायर होता है, मतलब ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहता आपको। क्यों? बिकॉज आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके पास इतना कैपेबिलिटी है कि वो बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सके हार्डवेयर के साथ। जितना सपोर्ट आपको जावा, पाइथन या और ऐसे कोई भी एडवांस लैंग्वेज में लगता है, उतना यहाँ पे नहीं लगता है। दूसरा, ये बनाया किसने?
डेनिस रिची ने बनाया बेल लैब में 1972। ये है जहाँ पे बेसिकली यूनिक्स भी यहीं पे बना था जहाँ पे सी बना है। और ये बाकी उसका दिया हुआ है हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो बेसिकली एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सी बना था, जहाँ पे हम लोग यूनिक्स ओएस के लिए मल्टीपल एप्लीकेशन बनाने वाले रहे थे। और वहीं पे अगर आप देखेंगे वही टाइम पे सी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे या उसके लिमिटेशंस थे, तो इसके लिए सी प्लस प्लस लेके आया। तो सी इवॉल्व फ्रॉम प्रीवियस लैंग्वेज, है ना। तो पहले वो उसको अलग नाम दिया था, बाद में उसको सी नाम दे दिया। और अब इस पे हिस्ट्री में नहीं जाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूज ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बी, जब सी को पहले बी बोलते थे, वाइल एडिंग डेटा टाइपिंग एंड अदर पावरफुल फीचर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टाइपलेस लैंग्वेज था बी, जहाँ पे हर एक वर्ड को हम लोग को मेमोरी में ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत मगजमारी करना पड़ता था, वेरिएबल जो है वो प्रॉपर काम नहीं करते थे। तो उसके बाद हम सी लेके आए, और सी जो है आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट का मतलब है ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम मुझे 4 GB रैम चाहिए, इतना बड़ा हार्ड डिस्क चाहिए, इतना प्रोसेसिंग पावर चाहिए, कुछ भी नहीं। आपका एकदम पुराने से पुराना मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन वाला थकेला कंप्यूटर रहेगा, या बहुत एडवांस बहुत अच्छा गेमिंग लैपटॉप रहेगा 3 4 5 लाख का, हर एक पे आपका सी प्रोग्राम काम करेगा। ये बेस्ट चीज है। सो यहाँ पे ये सेम दिया हुआ है, ट्रेडिशनल सी आपका 1970s में था, जिसको हमने बहुत ज्यादा अपडेट किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये अपडेटेड वर्जन है। अब ये अपडेटेड वर्जन में क्या क्या चेंज हुआ उसको हमें देखना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिकली जो देखेंगे वहां पे आपको पता चलेगा कौन सा हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हर एक अलग अलग जो वर्जन है, कोई हार्डवेयर के साथ इजीली काम कर सकता है, कोई ओएस के साथ इजीली काम कर सकता है, किस में हम लोग कंपाइलर बहुत इजीली बना सकते हैं, किसी में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली बना सकते हैं। ये सब हमारे अलग अलग वर्जन है। तो ये अलग अलग वर्जन है, C89, 90, 99, 11। A program only in standard C and without any hardware dependent assumption will run correctly on any platform। तो आपने स्टैंडर्ड सी में लिख दिया, और आप उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोबाइल पे चलाओ, लैपटॉप पे चलाओ, कहीं पे भी चलाओ, बहुत इजीली वो कंपाइल होगा, है ना। ये हमारा बेनिफिट है। दूसरा, C89 सपोर्टेड बाय करंट कंपाइलर। तो ये आपका है मोस्ट ऑफ सी कोड बीइंग रिटन टुडे इज बेस्ड ऑन C89। C99 रिवाइज्ड वर्जन है ना। जो यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सपेंशन है, और वही बेसिक पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड अगर देखेंगे, द करंट स्टैंडर्ड इज कॉमनली रिफर्ड टू एज C11। ये ध्यान में रखो। सो सम एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज एज डिफाइंड बाय C11 आर ऑप्शनल। सारे हम लोग यूज नहीं कर रहे, तो C11 कंपाइलर मे नॉट इंप्लीमेंट ऑल ऑफ द लैंग्वेज फीचर्स, लेकिन जो जरूरी है, कस्टमाइज एक कंसेप्ट है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं C11 में। तो सी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा ग्रो हुआ है। हर एक चीज हम लोग कहीं ना कहीं कंप्रेस करते जाते हैं। हर एक जो कंसेप्ट है उसके अलग अलग वर्जन हमने स्पेशलाइज कर दिया। मुझे अगर एम्बेडेड चीजों के साथ काम करना है तो उसका एक वर्जन यूज करूंगा, मुझे अगर नॉर्मल एप्लीकेशन बनाने दूसरा वर्जन यूज करूंगा, मुझे अगर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड कुछ कोडिंग करना है, मैं सी का दूसरा वर्जन यूज करूंगा। इसके लिए उसके अलग अलग वर्जन है, जिसके अंदर अलग अलग स्पेशलिटी है। इतना डिटेल में नहीं जाना है, खाली वर्जन ऐसे होता है। हाँ, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कुछ वर्जन है, ये कुछ नंबर जो है, ये नंबर हमें पता होना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू में या एमसीक्यूज में ऐसे अलग अलग जगह पे बहुत बार आ जाता है। तो अगर हमें खाली इतना याद रखना है, बाकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए हम मेनली जो 3 वर्जन हमें याद रखना है, C89, 99, C11। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। नाउ इसके बाद में लैंग्वेज का फॉर्मेट या फीचर्स हमारे क्या है। तो ये 4 फीचर्स है, एफिशिएंट है, पोर्टेबल है, पावरफुल है, एंड प्रोग्रामर ओरिएंटेड है, जैसे हमें चाहिए। तो ये एफिशिएंसी एंड पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, करंट कंप्यूटर्स हमारे बहुत फास्ट है, ठीक है। तो सी आर कॉम्पैक्ट एंड फास्ट, जैसे एक असेंबली लैंग्वेज जिसको ज्यादा ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आपका प्रोसेसर बहुत इजीली समझ पाए, बहुत क्विक फास्ट काम कर पाए। सो बेसिकली पाइथन जावा में क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में नहीं होता है, आपको पहले कंपाइल करके असेंबली में डालना पड़ता है, मतलब मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में डालना पड़ता है, फिर काम करता है। सी के अंदर हमारे पास क्या है ना, कि वो असेंबली में मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बहुत इजीली और फास्ट कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से आउटपुट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत फास्ट मिलता है। प्रोग्रामर कैन फाइन ट्यून देयर प्रोग्राम्स फॉर मैक्सिमम स्पीड।
तो जैसे हम डीएसए के अंदर, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बीगो नोटेशन पढ़ता है ना? तो बीगो नोटेशन में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम कितना है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका मेन तकलीफ ये रहता है कि कम टाइम में फास्टर एग्जीक्यूशन। आप ही सोचो कि अगर मैं एक बैंकिंग ऐप यूज कर रहा हूँ, वो अगर फास्ट एग्जीक्यूट करे मेरे लिए कितना अच्छा हो जाएगा। मैं जीपे यूज कर रहा हूँ, वो फास्ट एग्जीक्यूट करे कितना अच्छा हो जाएगा। तो आपका मोस्ट एफिशिएंट एंड मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे हो सकता है। तो आपका मेमोरी जो भी रहेगा, मेरा मिनिमम जो भी रैम रहेगा, उसमें ये एफिशिएंटली आउटपुट जनरेट करेगा, है ना? तो जीपे आप सोचो ना, जीपे मैं उसको 5,000 वाले स्मार्टफोन पे चलाऊं या 50,000 वाले या 1.5-2 लाख वाले आईफोन पे चलाऊं, सेम वे में ही मेरा जो आउटपुट है या मेरा ट्रांजेक्शन है दैट विल टेक प्लेस। दिस इज पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? मैंने कोड विंडोज पे लिखा, है ना? मैंने विंडोज पे कोड लिखा, अब ये कोड को मैं कॉपी करके मैं उसको लिनक्स पे लेके जाऊं या मैक पे लेके जाऊं, वहां पे ये सेम वे में एग्जीक्यूट होगा, उसमें मुझे कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको पोर्टेबिलिटी बोलता है। कंपाइलर आर अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ कंप्यूटर। यूनिक्स लिनक्स जो है आपके मेनली इसमें बने हुए हैं। कंपाइलर आर अवेलेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर एज वेल, बहुत इजीली। देन पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिक्स के अंदर कर्नल जो है, कर्नल का मतलब रहता है हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर पार्ट रहता है ना, उसको कर्नल बोला जाता है। तो यूनिक्स और लिनक्स में जो कर्नल बने हुए हैं, जो मेन कंट्रोल प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जिसके थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, कम्युनिकेट करता है, चीजों को यूजर को एक्सेस करना है नहीं करना है, ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रहता है, ये सब कुछ कर्नल के थ्रू डिसाइड हो रहा है। तो वो कर्नल जो है ना, वो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो यूनिक्स और लिनक्स का कर्नल आपका सी में लिखा हुआ है। मैनी कंपाइलर और ऐसे बहुत सारे दूसरे इंटरप्रेटर्स जो है, ये आपके बहुत सारे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसके अगेन कंपाइलर जो है, मतलब ये कोड लिख कंपाइल करके एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना? पाइथन का कंपाइलर भी देखो, यहाँ पे पाइथन का कंपाइलर आपका सी में लिखा हुआ है। तो सी हैज बीन यूज फॉर सॉल्विंग फिजिक्स बेस्ड, इंजीनियरिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स एज वेल। तो बहुत सारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, वो हम लोग यहाँ से करते हैं। सो एनिमेशन के लिए कहीं ना कहीं, स्पेशल इफेक्ट्स के लिए मूवीज के अंदर, वहां पे भी हम लोग ऐसे अलग सी के वर्जन का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे जगह पे होता है। तो सी इज फ्लेक्सिबल है, जहां पे अगर आप देखेंगे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम में जो भी करना है बहुत इजीली कर सकते हैं। अकाउंटिंग एप्लीकेशन टेली जैसा जो होता है ना, वैसा हम लोग कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग है, कोई गेम्स है, वो गेम्स आपके कहीं ना कहीं सी में बन सकता है। एंड ज्यादा एडवांस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर है, तो हम लोग सी प्लस प्लस पे जाते हैं, या उससे एडवांस लैंग्वेज की जरूरत है तो पाइथन जैसे लैंग्वेज पे जाता है। तो मोबाइल फोन्स जो आपके बन रहे हैं, उसमें जो एप्स बन रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव सी यूज हो रहा है। ठीक है, अगेन सी का एक अपडेटेड, मॉडिफाइड, एडवांस वर्जन। सो बस यहाँ पे ये वापस वही सेम चीज दिया हुआ है। कॉम्पैक्टनेस बहुत है इसमें, प्रोग्रामर इजी काम कर सकता है। दूसरा, प्रोग्राम ओरिएंटेड है। प्रोग्रामर को जो भी कुछ काम करना है, हार्डवेयर को जैसे भी एक्सेस करना है, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप इंडिविजुअल मेमोरी बिट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मुझे कोई डेटा को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, उसको कुछ अलग वे में मॉडिफाई करके मुझे डिस्प्ले करना है, वो मैं कर सकता हूँ। लार्ज सेक्शन सिलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो अलग अलग ऑपरेटर से हम लोग अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, अलग अलग मैथ्स के एक्सप्रेशंस हम लोग लिख सकते हैं, वो यहाँ पे हो सकता है। देन सी इज लेस स्ट्रिक्ट देन मोस्ट लैंग्वेजेस। मैं जो एडवांस सी है ना, उसको मल्टीपल अलग अलग वे में यूज कर सकता हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी है मुझे कोड लिखने के लिए भी। तो यहाँ पे ये एडवांटेज भी है, लेकिन डेंजर भी है। कभी कभी हमने कुछ अलग सिंटैक्स यूज करके कोड लिख दिया, आउटपुट मेरा चेंज हो सकता है। और या फिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी आउटपुट मेरा चेंज हो सकता है। तो एडवांटेज क्या है? कन्वर्टिंग फॉर्म्स ऑफ डेटा आर इजियर, बट डेंजर क्या है? कभी कभी हम लोग जो पॉइंटर मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट करते हैं, तो कोई कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये इजीली सपोर्ट नहीं करता है, तो मेरा आउटपुट प्रॉपर नहीं आ पाता है ना? ये प्रॉब्लम है। अब उसके साथ में सी के अंदर हमारे पास बहुत बड़े लाइब्रेरीज मतलब प्री डिफाइंड कोड। प्री डिफाइंड कोड बहुत सारे अवेलेबल है। तो मुझे अगर बड़ा एप्लीकेशन कोई गेम बनाना है, तो हर एक लाइन मुझे खुद से नहीं लिखना है, मल्टीपल लाइब्रेरी अवेलेबल है, सीधा मैं उसको रीयूज करूंगा और मेरा बिजनेस लॉजिक में खुद से बनाऊंगा। बाकी उसके सर्टन फीचर्स दिए हुए हैं।
लो लेवल फीचर्स है, डायरेक्ट हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोग्राम्स को हम लोग यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, मल्टीपल ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। ये बेसिक है, आप आराम से पढ़ लेना। एफिशिएंट यूज ऑफ पॉइंटर्स होता है, पॉइंटर्स का मतलब है मेमोरी लोकेशंस को जो पॉइंट करता है, वो वाला पार्ट है। इसके बाद में डिसएडवांटेज है उसके, है ना, ये सारा चीज हो गया हमारा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जो भी हमने किया है वो सारा यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हमने मार्क कर लिया है। तो आपको क्या करना है, जब हम लोग ऐसे कोई लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, आपको स्टडी करना है और उसका एक ऐसा डायग्राम आपको बनाना है। दिस इज कॉल्ड एज माइंड मैप। इसको हम लोग माइंड मैप बोलते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा उसका ये माइंड मैप है। फास्ट, एफिशिएंट, पोर्टेबल, ये सब का मतलब क्या रहता है ना, बाजू में लिख लेना। अभी नहीं समझेगा तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे वो टाइम पे समझो। चलो, तो अब हम लोग जब एक सी प्रोग्राम करते हैं तो सी प्रोग्राम में हमारे ये स्टेप्स फॉलो होता है जब कभी हम लोग कोड लिखते हैं। एडिटिंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। मैंने एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम अगर लिखा तो उसमें एडिटिंग का मतलब क्या है, देन उसके बाद में कंपाइल का मतलब, लिंकिंग का मतलब और एग्जीक्यूशन का मतलब, ये चार वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होने चाहिए। एडिटिंग का मतलब क्या है, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सी का सोर्स कोड। मतलब यहाँ पे मैं एक्चुअल मेरा कोड और प्रोग्राम लिख रहा हूं। तो जब हम लोग कोड या प्रोग्राम लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं, है ना, एडिट करना। एग्जिस्टिंग लिखा हुआ प्रोग्राम लिखना, पहले बार लिखना फर्स्ट टाइम, या फिर लिखा हुआ प्रोग्राम को मॉडिफाई करना बिकॉज एज एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कोई ना कोई एक आईडी यूज करेंगे। आईडी का मतलब जैसे हम लोग कोई ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, है ना, या फिर हम लोग कोई एक चीज जो है वो इंस्टॉल करेंगे, कोई एडिटर यूज करेंगे जहां पे मैं बहुत इजीली फाइल बना पाऊंगा। हमारा जो सी का फाइल रहता है उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, डॉट सी रहता है, बराबर है, जिसको हम लोग हमारे कंप्यूटर में सेव करेंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद में आता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब ये जो सोर्स कोड हमने सी में लिखा हुआ है इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना एंड डिटेक्ट करना और रिपोर्ट करना, कोई अगर एरर है तो। अगर कोई एरर अगर है तो उसको रिपोर्ट करो, डिटेक्ट करो, और उसके बाद में उसमें चेंजेस करेंगे। तो कंपाइलेशन आपका दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है कंपाइलेशन का, इसको प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमें कोड में जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो करता है। और सेकेंड स्टेज क्या होता है, जहां पे एक्चुअल कंपाइलेशन होता है, जहां पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। नाउ कंपाइलेशन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जब अगर एग्जामिन करेंगे हम लोग कंपाइलेशन प्रोग्राम को, तो ये स्टेटमेंट जो रहेंगे ना वो हम लोग चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं दैट इट कन्फर्स विद द सिंटेक्स। सिंटेक्स मतलब हर लैंग्वेज का जो ग्रामर है। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स का मतलब है कि वहां पे मैंने कोई एक वेरिएबल बनाया नहीं बनाया, है ना, वो सारी चीजें, वो क्यों बनाया, उसका डेटा टाइप क्या डालना था, वो सब देखते हैं हम लोग। कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज। यहाँ पे अब ये देखो ध्यान से, हमारे पास डेड कोड रहता है। डेड कोड का मतलब है अनयूज्ड कोड। तो मैंने कोई कोड तो डाल दिया लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, तो वो हटाओ यहां से। मैंने 50 या 15 इफ एल्स कंडीशन डाले जिसमें से हर बार जब कभी मेरा कोड एग्जीक्यूट होता है ना तो स्टार्ट के 10 ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं या वही पिक्चर में आ रहे हैं, लास्ट के 5 कभी पिक्चर में ही नहीं आ रहे, तो उसको डेड कोड बोलता है। मतलब स्ट्रक्चरल एरर है, मैंने कोई एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड लिखे है जो कभी कंपाइल नहीं हो रहा है, जो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोड को हटाना। और डज नॉट फाइंड अ लॉजिक एरर। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कंपाइलेशन जो है वहां पे लॉजिक एरर जो है वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो आउटपुट जब मिलेगा तब मिलेगा। सो टिपिकल एरर जो रिपोर्ट होंगे वो बेसिकली कौन से होते हैं, पैरेंथेसिस आपने नहीं डाला है ना, कहीं पे अनबैलेंस हो गए, आपने कोई लाइब्रेरी फाइल्स डिफाइन नहीं की है, मतलब मैंने हेडर फाइल डाल दिया उसके आगे इंक्लूड या डिफाइन नहीं डाला, ये आपके सिमेंटिक्स एरर हो गए, है ना, वो सारी चीजें होता है। अच्छा, after all error are fixed, the compiler will take each statement of a program and translate into assembly code. Assembly का मतलब है इसके बाद अब मेरा मशीन लेवल पे मेरा जो प्रोसेसर है वो इसको समझ पाएगा। प्रोसेसर मतलब सीपीयू के पास जाएगा। सीपीयू के अंदर आपके दो पार्ट आएंगे, एक एएलयू आएगा जो अरिथमेटिक ऑपरेशन करेगा, दूसरा सीयू। सीयू बेसिकली एएलयू के पास भेजेगा और जहां से इंस्ट्रक्शन फेच होके फिर रैम पे जाएंगे। तो कंपाइलर विल देन ट्रांसलेट असेंबली स्टेटमेंट इनटू एक्चुअल मशीन इंस्ट्रक्शंस, बराबर है। जो जब अब मशीन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होंगे ना तो आपका जो फाइल है उसका डॉट ओबीजे और डॉट ओ एक्सटेंशन वाला फाइल बनेगा। तो ये ऑब्जेक्ट फाइल्स होता है या बेसिकली आउटपुट फाइल्स रहते हैं जहां पे आपका एक्चुअल आउटपुट मिलता है। अच्छा, इसके साथ में स्टैंडर्ड कमांड्स टू कंपाइल योर सी प्रोग्राम।
तो अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कंपाइलर्स रहते हैं जो आपको ये सारा काम जो ऊपर है ना, हाई लेवल लैंग्वेज से आपको असेंबली, असेंबली से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, आउटपुट जनरेट करना, तो उसके लिए जो कंपाइलर आपके हेल्प कर रहा है वो एक जेएनयू कंपाइलर रहता है .gcc वाला, और उसके अंदर ये हमारे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं लिखने के लिए। तो अभी हम लोग इसमें नहीं लिख रहे, लेकिन अगर आपको लिखना है तो वो हम लोग ये वे में लिखते हैं, जीसीसी कंपाइलर का नाम, देन सी लैंग्वेज में मैं कोड लिख रहा हूँ तो बेसिकली -c लिखूंगा, -c बोलते हैं इसको, और उसके आगे मेरा प्रोग्राम का जो नाम रहेगा .c। तो इससे क्या होगा, वो मेरा प्रोग्राम को कंपाइल करके देगा। ठीक है, ये बेसिकली काम चलता है। उसके बाद में लिंकिंग होता है। अब नाम पे से समझो ध्यान से, लिंक, लिंक मतलब क्रिएटिंग अ लिंक विथ लाइब्रेरी फाइल्स। तो मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए जो भी फाइल्स की जरूरत है वो यहाँ पे लिंक होंगे। तो आफ्टर द प्रोग्राम हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, इट रेडी टू बी लिंक्ड। बराबर है। तो पर्पज ऑफ लिंकिंग फेज इज टू गेट द प्रोग्राम इनटू अ फाइनल फॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन। और इसके लिए जो भी ऑटोमेटिकली कंपाइलेशन डिपेंडिंग जो भी फाइल्स की जरूरत रहेगी ना, वो सब यहाँ पे होंगे। तो लिंकर कंबाइंस द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जनरेटेड बाय द कंपाइलर विद एडिशनल लाइब्रेरीज आउटपुट जनरेट करने के लिए। जैसे समझो कि अगर मैंने मैथ पैकेज यूज किया हुआ है, तो ये मैथ पैकेज में से मुझे सम, एवरेज, जो भी कोई फाइल्स की जरूरत रहेगी वो यहाँ पे लिंकिंग में काम आएगा। तो जो भी आपके एडिशनल रेडी अवेलेबल कोड जो है वो ये पॉइंट पे आपके लिंक होते हैं। ऑल्सो अगर कोई एरर रिपोर्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे आपका मतलब एरर कब रिपोर्ट होगा, कोई एक लाइब्रेरी फाइल आपने डिमांड किया लेकिन वो आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है, क्यों, उसके लिए आपको अलग से कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी डाउनलोड करना पड़ेगा, है ना, लिंक करना पड़ेगा, या आप अभी जो सी का वर्जन यूज कर रहे हैं उसके अंदर वो लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो प्रोग्राम लाइब्रेरीज जो है ये सपोर्ट करता है, बहुत सारा कोड मुझे खुद से लिखना नहीं पड़ेगा, है ना, ये एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का। तो जहाँ पे हम लोग ऐसे बहुत सारे रेडी अवेलेबल मैथमेटिकल लाइब्रेरीज या फिर कोई स्ट्रिंग लाइब्रेरीज, ऐसे बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो ये जो रेडी कोड या लाइब्रेरी फाइल्स जो होता है वो मेरे प्रोग्राम में यहाँ पे ऐड होता है। और अगर वो लिंकिंग नहीं हुआ तो फेलियर आएगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वापस अपना सोर्स कोड जो है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो और अगर यहाँ पे ये सक्सेस हो गया तो सक्सेस विल जनरेट द एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो .exe एक्सटेंशन होता है जिसका, या फिर इस ये आपको आउटपुट जो देगा वो .out नाम के फाइल में देता है। तो यूनिक्स और लिनक्स में .out नाम का फाइल बनता है, a.out नाम का डिफॉल्ट फाइल रहता है। जो जब कभी लिनक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सी में लिखे हुए कोड को एग्जीक्यूट अगर करता हूं, तो उसका आउटपुट एक बाय डिफॉल्ट एक टेम्पररी फाइल बनता है a.out नाम का, उसके अंदर आउटपुट रहता है। जैसे ही आउटपुट मिल गया, चेक कर लिया, यहाँ से ये आउटपुट मेरा फ्लश आउट हो जाएगा ये फाइल में से, दूसरा कोड लिखूंगा वापस उसका आउटपुट भी वहीं पे आएगा। ठीक है, तो ये काम चालू रहता है। तो बहुत सारे आईडीज है, आईडीज मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग कोड लिखने के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग आपका सिंगल ऑपरेशन के अंदर हो जाता है, फास्ट काम करता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे, जैसे हम लोग वीएस कोड जैसा अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, लिंकिंग एंड कंपाइलिंग साथ में होगा। कंपाइलेशन का मतलब क्या है, कंपाइलेशन का मतलब क्या है, असेंबली कोड, और असेंबली कोड से फिर आपका फाइल जो है वो किस में जाएगा, असेंबली कोड से मशीन लेवल कोड में होगा। बराबर है ना, ये हमारा पैटर्न फॉलो होगा। और दूसरा क्या होता है, दूसरे के अंदर एनीवन, और दूसरे के अंदर क्या होगा, दूसरे के अंदर हमारा जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, लिंकिंग का मतलब फाइल लाइब्रेरीज जो है वो लिंक होंगे। बस यहाँ पे उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है जो आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूटिंग का मतलब जहाँ पे हम लोग एक्चुअली, प्लीज समवन हु इज अनम्यूटेड प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। किसका, ओके, चलो। तो बैक टू टॉपिक एग्जीक्यूशन। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होगा, है ना, जो कोड कंपाइल हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट का मतलब a.out फाइल आएगा जो आपको कंसोल के ऊपर, कंसोल का मतलब है ब्लैक स्क्रीन, ठीक है, जिसपे GUI नहीं होता है, ऐसे स्क्रीन पे आपका आउटपुट आता है, इसको कंसोल बोलते हैं। बेसिकली आउटपुट दिखेगा, अब वो ब्लैक नहीं रहता है, कभी कभी उसका कलर चेंज भी होता है। तो ये बेसिकली विदाउट GUI वाली स्क्रीन पे आपका आउटपुट दिख रहा है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, आउटपुट मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, डिस्प्ले
जो भी रिजल्ट रहेगा वो डिस्प्ले होगा। कहाँ पे डिस्प्ले होगा? कंसोल पे। कंसोल बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट जैसा जो स्क्रीन रहता है उसको कंसोल बोला जाता है, याद रखना। अब दिस प्रोग्राम जो है वो या तो एरर कंडीशन जनरेट करेगा, मतलब प्रोड्यूसिंग द रॉन्ग आउटपुट, और जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग, और क्रैशिंग योर कंप्यूटर। ये बहुत बार ऐसे होता है कि इनफाइनाइट लूप में चले गया मेरा कोड, मैंने कुछ कोड लिखा जहाँ पे उसको एंडिंग कंडीशन डाला ही नहीं, तो बहुत बार क्या होता है कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन होगा, तो यहाँ पे मेरा जो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है वो क्रैश भी हो सकता है अगर मैंने वो प्रोग्राम को रोका नहीं। So if the program does not perform the intended functionality, then necessary to go back and reanalyze the program logic। और ये जो हम लोग प्रोग्राम लॉजिक रीएनालाइज कर रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग फेज। इसको हम लोग बोलते हैं डीबगिंग फेज, ठीक है। तो और एक्चुअली टू नो द प्रॉब्लम और अ बग, तो टू फाइंड द प्रॉब्लम और अ बग, इसको डीबगिंग बोलता है। सो वी नीड टू चेंज द ओरिजिनल सोर्स कोड, और हम लोग ये सेम काम करता है। और ये जो भी मैंने बताया वो सब ये डायग्राम में अवेलेबल है। तो वो डायग्राम आपको यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जिसके अंदर अभी तक जो भी हमने कंप्लीट समझा, ये डायग्राम आपको प्रॉपरली याद होना चाहिए। अब ये सेम ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, आपको ये जो कोड है ये प्रॉपरली याद रखना है। कुछ भी काम अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग कहीं पे अगर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको पता होना चाहिए ये काम, ठीक है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है। अगर मैं डेवलपमेंट में जा रहा हूँ, इंटरव्यू में जा रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है। चलो, अब इसके बाद में हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर देखेंगे, जिसपे हम लोग एक्चुअल कोड करने वाले हैं। तो थियरी बहुत हो गया अभी, हमने कुछ ज्यादा थियरी पढ़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे हमारा एक्चुअल जो हमारा कोड है उस पे। तो अब एक्चुअल कोड जो हमारा होगा वो कहाँ कहाँ पे होगा, कैसे होगा? तो पहला मेरे पास अच्छा, लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो पहले हम लोग ब्राउजर पे, ठीक है, ब्राउजर पे आई कैन सिंपली जस्ट सर्च फॉर ऑनलाइन जीडीबी। तो ये मेरा एक बहुत पॉपुलर कंपाइलर है, जिसपे मैं सीधा मेरा कोड कर सकता हूँ विदाउट एनी इंस्टॉलेशन। ये देखो, ये सी कंपाइलर है, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा, ये सीधा मेरा सी कंपाइलर चालू हो गया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये मेरा सी कंपाइलर यहाँ पे चालू हो गया, और डायरेक्टली मैं यहाँ पे चाहिए वो कोड कर सकता हूँ। ये ऑलरेडी कुछ कोड जो है वो लिखा हुआ आया है यहाँ पे। हम लोग आगे सीखेंगे हर एक लाइन का मतलब क्या रहता है, लेकिन अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, यहाँ पे मुझे आउटपुट दे रहा है। तो ये जो भी कोड लिखा है बाद में देखेंगे, लेकिन कोड कहाँ लिखेंगे वो देख रहे हैं। तो एक तो ये बहुत अच्छा हमारा कंपाइलर है, जीडीबी कंपाइलर बेसिकली बोलता है इसको। एक ये हो गया। अब दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग वाला जो हम लोग करेंगे, तो उस पे आपको गूगल क्या करना है, ध्यान से समझो। गूगल क्या करना है, मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ। आप सीधा ऊपर भी यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे भी लिखूंगा तो भी गूगल पे ही आएगा, बाय द वे, ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CS50 IDE। ये देखो मैंने क्या लिखा, CS50 IDE। ध्यान से देखो, मैंने लिखा है CS50 IDE, ठीक है। जब मैं ये CS50 IDE अगर मैं गूगल करूंगा, CS50 IDE, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा मुझे, ठीक है। वो जो लिंक आएगा ना, वो है आपका कोड डॉट, ये देखो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ CS50 IDE, ये मुझे यहाँ पे आईडी मिल रहा है। अब यहाँ से मुझे सीधा लिंक मिल सकता है जहाँ पे मुझे जाना है, ओके। यहाँ पे ये डॉक्स मिलेंगे मुझे उसके, और मुझे जहाँ पे इसको सीधा मुझे यूज कर सकता हूँ, वो लोकेशन पे अगर जाना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर मैं लोकेशन पे लिख सकता हूँ कोड डॉट, ये वाला लाइन, CS50.io। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड फॉर CS50, यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर जब मैं इस पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आपको सेटिंग बताएगा कैसे करना है, और व्यू सोर्स कोड बताएगा आपको। तो मैं यहाँ से ये सीधा ये जो स्पेसिफिक चीजें हैं इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। कोड डॉट मैं यहाँ पे लिखूंगा code.CS50.io, ओके। मैं यहाँ पे सीधा ये लिख सकता हूँ, और उससे हम लोग उसके कोड स्पेस चेक कर सकते हैं। ये आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, ये कोड स्पेस पे जाते हैं हम लोग, चेक करता है। ये देखो, ये आपको यहाँ पे ये कोड स्पेस दिखेगा, और अ, ये कोड स्पेस दिखता है। ये पहले तो चल रहा था, लेट्स जस्ट सी। तो ये मेरा कोड स्पेस है। हम्म,
इस पे चलना चाहिए ये, एक सेकेंड ना। तो हमारा जो CS50 है, इस पे ये बहुत इजीली चलता है, ये चल क्यों नहीं रहा है? थोड़ा चेंज हो गया है बेसिकली। पहले हम लोग यूज करते थे तो CS50 ID अगर हम लोग ढूंढेंगे तो सीधा वो ऑप्शन आ जाता था, और उसके बाद चाहिए मैं वहां पे सीधा काम कर सकता था। अभी ये बता नहीं रहा है वो, एक्चुअली ये है तो। अच्छा, मैं ऊपर चेंज करके देखता हूँ, IDE.CS50.IO डालते हैं। हाँ, चलो आ गया। तो मैंने लिंक थोड़ा सा गलत डाला था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, मैंने ऊपर क्या लिखा, CS50.dev है। तो ये उसका लिंक इसने एक्चुअली चेंज कर दिया है, इसके लिए हमें मिल नहीं रहा था। CS50.dev है। ओके, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मुझे क्या करना है, मैं सीधा इस पे लॉग इन कर सकता हूँ। तो मेरा गिटहब अकाउंट जो है उसमें मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा, तो आई जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन। ओके, और लॉगिन में यहाँ पे ये मुझे बता रहा है मुझे लॉगिन करना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। आप भी अपने जो गिटहब अकाउंट है उसमें लॉगिन कर लो। मैं मेरा स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ, एंड आई जस्ट लॉग इन हियर विथ माय डिटेल। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा यहाँ पे। ओके, जस्ट 1 मिनट। लेट मी जस्ट लॉग इन एंड कम बैक। ओके। जस्ट 1 मिनट। हाँ, मैं मेरा एक दूसरा रिपॉजिटरी जो है उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। इट विल जस्ट टेक 1 मिनट। हाँ, आप भी लॉग इन कर लो जो मैंने लिंक बताया उस पे, एंड देन वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस। ठीक है, तो प्लीज लॉग इन ऑन दिस एंड देन वी कैन कंटिन्यू। सो मुझे क्या करना है, मैंने लॉग इन कर लिया है। लेट मी जस्ट रीशेयर माई स्क्रीन। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे सॉरी, मैंने यहाँ पे जो हमने गूगल किया था वो लिंक पे अगर हम लोग जाएंगे तो हमने बेसिकली गए कहाँ पे थे हम लोग बेसिकली गए थे ऑन IDE। ठीक है, IDE CS50.IO। ठीक है, तो जब मैं इस पे जाऊंगा तो अब ये मुझे क्या कर रहा है, लॉग इन करने बता रहा है, तो ये सीधा मुझे कोड स्पेस पे लेके जाएगा, याद रखो। तो अब मैंने यहाँ पे ये देखो, ये लॉग इन किया हुआ है। मैं ऑथोराइज करता हूँ CS50 को टू डायरेक्टली लिंक विद दिस। सो अब ये मुझे डायरेक्टली कोड स्पेस पे रीडायरेक्ट करेगा। ध्यान दो, ध्यान दो, ये मुझे सीधा कोड स्पेस पे रीडायरेक्ट कर रहा है। मैंने गिटहब अकाउंट पे लॉग इन कर दिया। ये मेरा कोड स्पेस जो है ना, मतलब ऑनलाइन मैं मेरे सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। ये मेरा कोड स्पेस बन रहा है। बेसिकली ऑनलाइन मेरा VS कोड आ गया, मुझे कुछ भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं सीधा ये मेरा कोई भी एक मैं अभी के लिए आपके लिए लाइट थीम रखता हूँ। तो क्या होगा, उसके बेस पे हमारा जो थीम है वो थोड़ा लाइट रहेगा, तो बेटर काम चलेगा, आपको विजिबल होगा। तो मैंने ये लाइट थीम रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे आके इसके अंदर ये अभी मैं थीम वाला पार्ट मेरा बंद करता हूँ, एंड आई कैन सिंपली जस्ट क्रिएट वन फोल्डर या चाहिए तो। और यहाँ पे मैं फोल्डर बना सकता हूँ। आई कैन क्रिएट अ न्यू फोल्डर। लेट्स से मैं फोल्डर को नाम देता हूँ सी प्रोग्रामिंग। और ये फोल्डर के अंदर मैं नया फाइल बना दूंगा। इसको मैं लिखूंगा test.c। तो आपने देखा मैंने क्या किया,
कोड स्पेस यूज किया और उस कोड स्पेस के अंदर मैंने सिंपली क्या किया, लॉगिन किया और यहाँ पे मैंने एक नया फाइल बना दिया। और फाइल बनाने के बाद में अब मैं क्या करूंगा, कोई एक मेरा सिंपल सा जो कोड है वो कोड को मैं यहाँ पे यूज करना चालू करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, हैश इंक्लूड, ओके, stdio.h, ये मैंने मेरा हेडर फाइल डाल दिया। और उसके बाद में अब जैसे हमने कहीं पे भी कोई भी एक कोड देखा है, ये वाला कोड है, मैं सीधा इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कोड को मैं लाके यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ, हो गया। और अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, ये जो ऑप्शन है ना ये बेसिकली रन एंड डिबग का है। तो मैं यहाँ पे इसको रन एंड डिबग करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको रन एंड डिबग करूंगा यहाँ पे मेरा आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है मुझे एक्सटेंशन जो है वो अगर मुझे यहाँ पे सेटअप करना है तो मैं यहाँ पे एक सी एक्सटेंशन जो है इसको इनेबल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे चाहिए मैं वो एक्सटेंशन डाल सकता हूँ। तो ये मेरा इंस्टॉल बता रहा है, सी सी प्लस प्लस जो है वो ये मेरा एक्सटेंशन जो है इसको इंस्टॉल कर रहा है। इसके बाद में मेरा वो काम जो है वो हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो जैसे हम लोग कोई एक वीएस कोड पे जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे सेम हम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे एलएस करूंगा। और एलएस के अंदर अगर आप देखेंगे एफ आई जैसे एलएस, ये मेरा सी प्रोग्राम है और उसके अंदर मैं जा सकता हूँ सीडी और उसके अंदर मैं लिखूंगा टेस्ट डॉट सी पे। ठीक है, तो यहाँ पे सीडी सी प्रोग्राम स्लैश यही था आई थिंक। ठीक है चलो। तो मैंने यहाँ पे हेलो डॉट सी जो है इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करके भी ट्राई कर सकता है। तो ये मैंने रन और डीबग करते हैं वापस हम लोग। तो रन एंड डीबग हमारा जो कोड है, तो यहाँ पे ये मेरा सी कंपाइलर जो है वो जीसीसी कंपाइलर जो है वो एक्टिव है। यहाँ पे हम लोग सीधा उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा टर्मिनल है, ये यहाँ पे बता रहा है बिल्ड एंड फिनिश सक्सेसफुली आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे ये मुझे आउटपुट यहाँ पे बताना चाहिए, क्या हो गया, टर्मिनल बिल्ड सक्सेसफुल है, ये यहाँ पे ये फाइल आ गया। और अब अगर मैं इसको रन एंड डीबग करता हूँ तो बिल्ड सक्सेसफुल हुआ, टर्मिनल पे बिल्ड सक्सेसफुल हो गया मेरा। और उसके बाद में टेस्ट डॉट सी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे बता रहा है मेरा आउटपुट कहाँ पे आएगा। तो ये आउटपुट के लिए यहाँ पे क्या बता रहा है, ये मेरा वर्क स्पेस है जिसके अंदर ये है और उसके अंदर ये मेरा प्रोग्राम है। और उसके अंदर मेरा आउटपुट जो है ना वो यहाँ पे मेरा आउटपुट है, बराबर है। तो ये यहाँ पे मेरा आउटपुट है जो मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मेरा जो सी कंपाइलर है यहाँ पे ये उसने क्या बोला है, ये बिल्ड कंप्लीट हो गया है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये बिल्ड कंप्लीट बता रहा है। तो आपको यहाँ पे आउटपुट सिर्फ देखना है। तो आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे वो आपको चेक करना है कि मुझे यहाँ पे आउटपुट चाहिए। अगर मैं इसको ये सेम फाइल को अगर मैं बाहर कर देता हूँ, मैं इसी के अंदर अगर सीधा मैं एक नया फाइल बना देता हूँ, इसके अंदर नहीं, इसको बंद करता है। और यहाँ पे अगर मैं एक नया फाइल बना देता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, ये फोल्डर को ही मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। और सीधा हम लोग यहाँ पे एक फाइल बना देते हैं टेस्ट डॉट सी और इसके अंदर मैं मेरा कोड डाल देता हूँ। ओके, और अब इसको अगर मैं वापस रन एंड डिबग करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल होगा ये मेरा बैश टर्मिनल है। और बैश टर्मिनल में जाके अगर मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ, ये देखो यहाँ पे मुझे दिखेगा है ना। और अब अगर मैं सिंपली यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास एक फाइल है जो बहुत इजीली अवेलेबल है,
है ना? तो आई वांट यू टू जस्ट गो एंड चेक कि अगर मैं यहाँ से इसको रन करूँगा, तो ये टर्मिनल पे अगर मुझे इसको रन करना है, तो आउटपुट यहाँ पे ये कैसे बताएगा मुझे? तो ये मैंने यहाँ पे डिबग किया, आपको यहाँ पे ये फ़ाइल का आउटपुट जो है ये दिख गया और उसके बाद में जब अगर मैं टर्मिनल पे जाके चेक करता हूँ, तो टर्मिनल पे यहाँ पे ये क्या बता रहा है मुझे? ये अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रन एंड डिबग बता रहा है मुझे, है ना? और यहाँ पे ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये आउटपुट दे रहा है। तो अगर ये यहाँ पे आउटपुट दे रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर बिल्ड सक्सेस आ रहा है, मतलब मेरा काम जो है वो हो गया, है ना? तो अब यहाँ पे लास्ट में सिर्फ़ एक छोटा-सा काम आपको करना है कि आपको जाके यहाँ पे आउटपुट कैसे करें निकालेंगे, ये आपको देखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये कोड स्पेस कैसे सेट करने हैं, कहाँ से करते हैं, वो मैंने बता दिया। एक लास्ट काम जो है, वो आपको करना है कि यहाँ पे आउटपुट कैसे लाएँगे। क्लियर है? ओके? आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। किसी को भी डाउट है? और अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जहाँ से हम लोग एक्चुअल कोडिंग चालू करेंगे। तो ये कोड स्पेस काफ़ी अच्छा है। हम लोग मेजरली इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे और ऑनलाइन कंपाइलर दूसरा यूज़ करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आया? येस गर्ल्स? आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। तो आपको खाली ये कोड स्पेस जो मैंने सेट किया, उसके ऊपर आप कैसे सेटअप करोगे, आउटपुट कैसे लाओगे, बस वो जाके आपको ढूँढना है। ठीक है? बस इतना आपको काम करना है। रन और बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, तो आउटपुट कहाँ से आएगा वो देख लो खाली। ओके? और नहीं हुआ तो इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसके में मैं बता दूँगा आपको। चलो, बाय। एनी डाउट?